लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंधेरा धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा था। सूरज की आखिरी किरणें धुंधले जंगल पर हल्की रोशनी फैला रही थीं और ठंडी हवा के साथ पेड़ों की सरसराहट एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। यह जंगल था कालवन। आसपास के गांवों में इसे अभिशप्त माना जाता था। कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ता। पागल हो क्या, वहां मत जाना, दादी ने चेतावनी दी थी। पर विनय को किसी की सुननी कहाँ थी। वह जिद्दी था। दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि वह कालवन के बीचों बीच जाकर लौटेगा। कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां हैं, उसने हंसते हुए कहा। रात के 8 बजे विनय ने अपना बैग कंधे पर लटकाया, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जंगल की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसका दोस्त समीर पीछे से चिल्लाया, भाई सोच ले, वापस आ पाएगा ना? चिंता मत कर, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी हिम्मत मेरे साथ है। जंगल के मुहाने पर पहुँचते ही ठंडी हवा और घनी झाड़ियों ने विनय का स्वागत किया। हर कदम पर पत्तों की चरमराहट और अजीब सी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, घने पेड़ों की छाया में कुछ छिपा हुआ सा लग रहा था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस मन का वहम है, विनय ने खुद को समझाने की कोशिश की। जंगल के अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा बाकी दुनिया से अलग थी। यह भारी और ठंडी थी, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। उसने मोबाइल की रोशनी को बढ़ाया, लेकिन पेड़ों की शाखाओं ने रोशनी को चारों ओर फैलने से रोक दिया। अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा स्पर्श किया। कौन? विनय पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई डाल गिरा होगा। उसने अपने मन को शांत किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। आहट भारी और धीमी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा प्राणी उसके पीछे आ रहा हो। कौन है वहां? विनय ने चिल्लाते हुए पूछा, पर जवाब नहीं आया। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, सड़ी हुई चीजों की गंध। उसने नाक बंद कर ली, पर गंध और तेज हो गई। तभी उसकी फ्लैशलाइट अपने आप बंद हो गई। ये क्या बकवास है? वह जल्दी जल्दी मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करने लगा। मोबाइल की स्क्रीन झिलमिलाई और उस पर एक अजीब सा चेहरा उभरा। आंखें गड्ढों जैसी गहरी, मुंह से खून टपकता हुआ। विनय चीखते हुए पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वह उल्टे पांव भागने लगा, पर उसकी टॉर्च फिर से चालू हो गई। इस बार रोशनी किसी और दिशा में पड़ रही थी। वह मुड़ा और देखा, एक परछाई थी। परछाई हिल रही थी, जैसे उसे बुला रही हो। यह सपना है। हाँ, सपना, विनय ने खुद को झकझोरा। लेकिन परछाई अब उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, उसकी टांगें जकड़ गईं। कोई है, मदद करो, उसकी चीख जंगल में गूंजकर रह गई। आसपास के गांव में बैठे बूढ़े लोगों के चेहरे पर चिंता के बादल थे। एक और लड़का गया, अब वह वापस नहीं आएगा, एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दूसरे ने सिर हिलाया, ये जंगल उसे निगल जाएगा। हर बार ऐसा ही होता है। पर दादी का मन शांत नहीं था। उन्होंने घर के अंदर से पुराने कागज निकाले और बुदबुदाने लगी, कुछ तो करना होगा, पर कैसे? इस बार की बात अलग है। जंगल जाग चुका है। विनय की टांगें मानो किसी अनदेखी जंजीर से जकड़ी हुई थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और गले से निकलती आवाजें जंगल की सर्द खामोशी में गुम हो रही थीं। उसने अपने चारों ओर देखने की कोशिश की,
पर अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन है? मुझे छोड़ दो। तभी उसकी नजर उस परछाई पर पड़ी जो अब और भी पास आ चुकी थी। परछाई का आकार इंसानी नहीं था। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, जैसे किसी सूखे पेड़ की शाखाएं। उसकी आंखों में चमक थी, खून की लालिमा से भरी चमक। तर तू कौन है? विनय ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई बिना जवाब दिए उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी चाल धीमी और अजीब थी, जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी, यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? विनय के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज इंसानी नहीं थी। यह गहरी, डरावनी और असहज करने वाली थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं यहाँ बस शर्त जीतने के लिए आया हूँ। मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ दोबारा नहीं आऊंगा। परछाई हंसी। उसकी हंसी जंगल में गूंजकर कई अलग अलग दिशाओं से सुनाई देने लगी। यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता। तुमने जो शुरू किया है उसे पूरा करना होगा, वरना क्या? विनय की आवाज धीमी पड़ गई। परछाई अचानक हवा में गुम हो गई। विनय के पैरों की जकड़न भी खत्म हो गई। वह तुरंत भागने लगा। वह भागता गया, अंधाधुंध, बिना दिशा का ध्यान रखे। लेकिन जितना वह भागता उतना ही जंगल घना और भयानक होता जाता। विनय को अचानक एहसास हुआ कि वह जहां भाग रहा है वह रास्ता वही है जहां से वह आया था। यह कैसे हो सकता है? मैं तो उल्टी दिशा में जा रहा था, उसने घबराकर सोचा। उसने चारों ओर देखा। पेड़ विशाल हो गए थे और उनकी शाखाएं एक दूसरे में इतनी उलझ गई थीं कि आकाश दिखना बंद हो गया। शायद मैं चक्कर काट रहा हूं। मुझे शांत रहना होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने अपना बैग खोला और पानी की बोतल निकाली। लेकिन जैसे ही उसने बोतल को मुंह से लगाया, वह बोतल उसके हाथ से खींच ली गई। कौन है? वह चीखा। एक सूखी, ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पास से होकर गुजरी हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम यहाँ से बच नहीं सकते, वही गहरी आवाज फिर गूंजी। इस बार विनय के सब्र का बांध टूट गया। उसने जोर से कहा, तुम जो भी हो सामने आओ। मुझे डराकर क्या मिलेगा? जवाब में अचानक पेड़ों के झुंड से एक भयानक चीख निकली। वह चीख इतनी तेज और डरावनी थी कि विनय के कान बजने लगे। चीख के साथ ही पेड़ों के झुंड में हलचल होने लगी। पत्तियां तेजी से हिलने लगीं और जमीन पर कुछ भारी भरकम चीज चलने की आवाज सुनाई दी। विनय ने महसूस किया कि उसकी हड्डियां तक डर से कांप रही थीं। यह सब सपना है, यह सब सपना है, वह खुद को समझाता रहा। तभी जमीन से एक आकृति निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। यह आकृति इंसानी लग रही थी, पर उसकी त्वचा गहरे काले रंग की थी। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं और मुंह इतना बड़ा था जैसे किसी की चीख को निगलने के लिए बना हो। तुम इंसान हमें परेशान क्यों करते हो? आकृति की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं बस गलती से यहाँ आ गया। मुझे जाने दो प्लीज, विनय ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आकृति ने उसकी ओर देखा और कहा, यह जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा। तुमने यहाँ कदम रखा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किस तरह की कीमत? विनय ने कांपते हुए पूछा। आकृति ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें इस जंगल का हिस्सा बनना होगा, हमेशा के लिए। विनय के दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। विनय ने जान बचाने के लिए फिर से दौड़ना शुरू किया। इस बार उसने अपना मोबाइल भी छोड़ दिया,
क्योंकि उसकी रोशनी अब किसी काम की नहीं थी। उसने ध्यान दिया कि जंगल के पेड़ धीरे धीरे उसे और करीब से घेरने लगे थे। यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसने खुद से पूछा। अचानक उसे अपने पीछे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वह पलटा तो देखा कि एक बड़ा सा पेड़ जमीन पर गिरा पड़ा था। पेड़ पर खून के निशान थे। वह हैरान रह गया। पेड़ से खून कैसे निकल सकता है? उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर तभी एक और परछाई उसके सामने आ गई। यह परछाई पहले वाली से भी डरावनी थी। इसके मुंह से सफेद धुआं निकल रहा था और उसकी उंगलियां नुकीले पंजों जैसी थीं। तुम्हें अब इस जंगल का नियम मानना होगा, परछाई ने कहा। न नियम? कौन सा नियम? विनय ने पूछा। यह जंगल किसी को यूं ही छोड़ता नहीं। यहाँ जो आता है उसे अपनी पहचान छोड़नी होती है, अपनी यादें, अपना अतीत, सब कुछ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, विनय ने चिल्लाकर कहा। परछाई ने गहरी सांस ली और विनय को अपने करीब खींचने लगी। वह छटपटाने लगा, पर उसकी ताकत बेकार हो गई। उधर गांव में दादी ने अपने पुराने कागजों से एक नक्शा निकाला। यह जंगल सिर्फ विनय का ही नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं का भी इम्तिहान ले रहा है। हमें उसे बचाना होगा। लेकिन कैसे? समीर ने घबराकर पूछा। जंगल को हराने का एक ही तरीका है, सच्चाई और हिम्मत। अगर हम उसके डर को मात दे सकें, तो शायद विनय वापस आ सके। जंगल की परछाई धीरे धीरे विनय की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और कानों में अब तक की सबसे भयानक आवाजें गूंज रही थीं, मानो कोई अपने नाखूनों से किसी धातु पर खरोंच कर रहा हो। मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। मुझे बस हिम्मत रखनी होगी, विनय ने खुद से बुदबुदाया। लेकिन उसकी आवाज खुद उसे झूठी लगी। परछाई अचानक ठिठक गई। उसकी भयानक आंखें विनय को घूर रही थीं। तुम अपने भाग्य से नहीं बच सकते, इंसान, उसने गहरी भयानक आवाज में कहा। मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ, विनय ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। तो ठीक है, जंगल तुम्हें खुद से दिखाएगा कि तुम कितने कमजोर हो, परछाई ने कहा और एक झटके में गायब हो गई। विनय ने राहत की सांस ली। यह सब खत्म हो गया, उसने खुद से कहा। लेकिन उसकी राहत कुछ ही पलों की थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि पेड़ उसे घूर रहे हैं। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं, जैसे वे किसी अनदेखी ताकत से संचालित हो रही हों। उनकी पत्तियां इतनी घनी हो गईं कि आसमान पूरी तरह छिप गया। चारों ओर अंधेरा हो गया और ठंडी हवा विनय के चेहरे से टकराने लगी। कहाँ जा रहा है? विनय, हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंजी। विनय ठिठक गया। यह कौन बोल रहा है? उसने डरते हुए पूछा। जवाब में एक महिला की हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसके पैर किसी चीज से टकराए। वह नीचे गिर पड़ा और जैसे ही उसने देखा तो वहां एक खोपड़ी थी, एक इंसानी खोपड़ी। उसके चारों ओर ऐसी ही दर्जनों खोपड़ियां पड़ी थीं। नहीं, यह सब झूठ है, विनय चीखा। लेकिन उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं दी। खोपड़ियों से अचानक खून बहने लगा और उनकी खाली आंखों से रोशनी चमकने लगी। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, एक खोपड़ी ने कहा। विनय डर के मारे भागने लगा। वह भागता गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह एक ही जगह पर दौड़ रहा है। यह जंगल मुझे पागल कर देगा, उसने चिल्लाया। उधर गांव में दादी ने सबको इकट्ठा किया। कालवन जाग चुका है। अब यह जंगल हमारे विनय को नहीं छोड़ेगा। हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? समीर ने घबराकर पूछा। दादी ने कहा, यह जंगल सिर्फ उन्हीं को छोड़ता है
जिनके पास सच्चाई और हिम्मत होती है। पर हमें एक खास अनुष्ठान करना होगा। कैसा अनुष्ठान? समीर ने पूछा। दादी ने अपने पुराने ग्रंथ खोले और उसमें से एक कागज निकाला। यह जंगल बहुत पुराना है। इसकी आत्माएं सिर्फ तब शांत होती हैं जब इसे किसी का बलिदान मिले। लेकिन हम विनय की जान नहीं जाने देंगे। हमें जंगल से बात करनी होगी, इसे झुकाना होगा। गांव के कुछ लोगों ने डरते हुए कहा, दादी, यह तो पागलपन है। जंगल ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। दादी ने जोर से कहा, जो डर गए वे घर वापस जा सकते हैं। पर मैं इस जंगल का सामना करूंगी। समीर ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। दादी ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन याद रखना, इस जंगल में डर को अपने पास भी मत आने देना, वरना यह तुम्हें निगल जाएगा। विनय अब लगभग बेहोशी की हालत में था। वह एक बड़े पेड़ के नीचे गिर पड़ा। पानी, मुझे पानी चाहिए, उसने बड़बड़ाया। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। विनय ने सिर उठाया। वहां एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मासूम दिख रही थीं। तुम कौन हो? विनय ने पूछा। मैं इस जंगल का हिस्सा हूं, बच्ची ने कहा। मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं यहां फंसना नहीं चाहता। बच्ची ने हंसते हुए कहा, यह जंगल तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। अगर तुम इसे पास कर गए तो बच जाओगे, वरना क्या? वरना तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे, जैसे मैं बनी। यह सुनकर विनय का खून जम गया। तक तुम इंसान हो? बच्ची ने सिर हिलाया। कभी थी, लेकिन अब नहीं। यह जंगल तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर से रूबरू कराएगा। अगर तुम उसे मात दे पाए तो तुम बच जाओगे। मेरा सबसे बड़ा डर? वह क्या है? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इशारा किया और अचानक जमीन फट गई। विनय उसमें गिरने लगा। उसने जोर से चिल्लाया, पर कोई उसे सुन नहीं पाया। विनय चीखता हुआ गहरी खाई में गिर रहा था। उसके आसपास सब कुछ अंधकारमय और ठंडा था। खाई के अंदर जाने के साथ साथ उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें दिखने लगीं। लेकिन ये यादें सामान्य नहीं थीं। यह मेरा घर है, विनय ने खुद से कहा। उसने खुद को अपने पुराने घर के आंगन में खड़ा पाया। घर की दीवारें टूटी हुई थीं और हर कोना काला और स्याह था। वह आगे बढ़ा और उसके कदमों के नीचे लकड़ी की पुरानी फर्श चीखने लगी। यह जगह, ये सब क्या हो रहा है? विनय ने बुदबुदाया। तभी उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। विनय, बेटा आओ, यहाँ बैठो। विनय तेजी से मुड़ा। उसने देखा कि उसकी माँ रसोई के कोने में खड़ी थी, पर उनका चेहरा पूरी तरह से छाया में छिपा हुआ था। माँ! वह आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उनके पास जाने की कोशिश की, उनकी आकृति धुएं में बदल गई। विनय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर उसका हाथ खाली हवा को चीरता हुआ वापस आ गया। यह सब झूठ है, यह सच नहीं हो सकता, उसने जोर से कहा। तभी हवा में एक गहरी, ठंडी आवाज गूंजी। यह तुम्हारे डर का पहला रूप है, विनय। तुम अपनों को खोने से डरते हो, है ना? नहीं, यह सच नहीं है। सच है, आवाज गहराई से गूंजी। और तुम्हारा डर ही तुम्हें यहां से बाहर जाने से रोकेगा। खाई का अंधकार अचानक टूटने लगा। विनय ने खुद को एक बड़े मैदान में पाया। आसमान लाल था और चारों तरफ काले धुएं की परतें हवा में तैर रही थीं। उसने देखा कि मैदान के बीचों बीच एक बड़ा दरवाजा खड़ा था।
यह दरवाजा क्या है? उसने खुद से पूछा। तभी वही छोटी बच्ची फिर प्रकट हुई। उसने कहा, यह दरवाजा तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है, लेकिन इसे पार करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। मुझे और क्या करना होगा? बच्ची ने कहा, तुम्हें इस जंगल के अंदर अपना डर छोड़ना होगा, लेकिन याद रखना, जंगल कभी हार नहीं मानता। मैं तैयार हूं। बच्ची ने उसकी ओर देखा। तैयार हो? सोच लो, जंगल तुम्हें माफ नहीं करेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे खत्म करके रहूंगा। बच्ची मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। तो ठीक है, चलो देखते हैं। दरवाजे के पास पहुंचते ही जमीन हिलने लगी। विनय का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से एक विशाल कंकाल निकलकर बाहर आया। उस कंकाल के हाथ में एक बड़ा हथौड़ा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। कौन हो तुम? विनय ने चिल्लाकर पूछा। कंकाल गर्जा, मैं तुम्हारे डर का दूसरा रूप हूं। तुम अपने गुनाहों से भाग नहीं सकते। गुनाह? मैंने क्या किया है? कंकाल ने हथौड़ा उठाया और जमीन पर जोर से मारा। तुमने अपने परिवार, अपने दोस्तों को नजरअंदाज किया, उन्हें अनदेखा किया। यही तुम्हारा गुनाह है। विनय ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, सच्चाई को स्वीकार करो, वरना यही जंगल तुम्हारा अंत कर देगा। विनय चुप हो गया। उसकी आंखों में पुरानी यादें चमकने लगीं। उसने याद किया कि कैसे उसने अपने छोटे भाई को कई बार डांटा था और कैसे वह मां के बार बार बुलाने पर भी समय नहीं देता था। शायद मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधार सकता हूं। कंकाल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें मुक्त कर सकती है, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे तो यह जंगल तुम्हारी आत्मा को निगल जाएगा। विनय ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने गलती की है, लेकिन मैं उसे सुधारने के लिए जिंदा रहूंगा। मुझे एक मौका दो। उधर गांव में दादी, समीर और अन्य कुछ लोग जंगल के मुहाने पर पहुंचे। जंगल का रास्ता अजीबोगरीब हो चुका था। पेड़ों की शाखाएं मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। दादी ने एक तांबे की कटोरी निकाली जिसमें उन्होंने काले तिल, पानी और कपूर डाला। यह जंगल की आत्माओं को शांत करने का तरीका है। हमें इसे सही समय पर करना होगा। पर अगर आत्माएं नाराज हो गईं तो? समीर ने पूछा। तो हम सब खत्म हो जाएंगे, दादी ने गहरी आवाज में कहा। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, हवा तेज हो गई। पेड़ों से चीखने की आवाजें आने लगीं। यह जंगल हमें चेतावनी दे रहा है। हमें जल्दी करनी होगी, दादी ने कहा। विनय ने दरवाजे को पार किया। अब वह एक छोटे से कमरे में खड़ा था। कमरा खाली था, पर उसके बीच में एक आईना रखा था। आईने में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन यह कोई सामान्य परछाई नहीं थी। उसकी परछाई उसे घूर रही थी, मानो वह जिंदा हो। यह क्या है? विनय ने पूछा। आईने से आवाज आई, तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? अपनी पहचान का बलिदान। अगर तुम इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपना अस्तित्व छोड़ना होगा। विनय के चेहरे पर घबराहट फैल गई। यह कैसा नियम है? मैं अपनी पहचान कैसे छोड़ सकता हूं? यही नियम है। अगर तुम इसे मानोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाएगी। विनय उलझन में था। क्या मैं अपने अस्तित्व के बिना रह सकता हूं? मैं क्या बन जाऊंगा? तुम्हें तय करना होगा।
विनय आईने के सामने खड़ा था। उसके भीतर उथल पुथल मची हुई थी। आईने में उसकी परछाई अब भी उसकी ओर देख रही थी। वह परछाई अचानक मुस्कुराई और धीरे धीरे बोलने लगी, तुम मुझसे बच नहीं सकते विनय। यह जंगल तुम्हारा सच जानता है। यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हें खुद को मिटाना होगा। विनय ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं अपनी पहचान क्यों छोड़ दूं? मैं वही हूं जो मैं हूं। अगर मेरी पहचान नहीं रही तो मैं क्या बनूंगा? परछाई ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, अगर तुम अपनी पहचान से चिपके रहोगे तो यह जंगल तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। लेकिन अगर तुम इसे छोड़ दो तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन अगर मैं अपनी पहचान खो दूंगा तो मेरा परिवार, मेरी यादें, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। परछाई ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, यही तो असली परीक्षा है। यह जंगल तुम्हें वही देगा जिसकी तुम हकदार हो। गांव के पास जंगल के भीतर बढ़ती हलचल ने हवा को और भारी बना दिया था। दादी और उनके साथ आए लोग अब जंगल के और भीतर घुस चुके थे। हर तरफ से पेड़ों की शाखाएं झपट रही थीं, जैसे उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती हों। यह जंगल हमें अंदर जाने से रोक रहा है, समीर ने घबराकर कहा। डरो मत, दादी ने अपनी आवाज को मजबूत रखते हुए कहा। जंगल सिर्फ डर के खिलाफ काम करता है। हमें आगे बढ़ना होगा। विनय को बचाना है। दादी ने अपने ताबीज से कुछ मंत्र पढ़े। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, जंगल थोड़ा शांत हुआ। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, दादी ने सबको चेताया। तभी जंगल की हवा में एक भयानक चीख गूंजी। वह चीख इतनी तीखी थी कि सभी ने अपने कान ढक लिए। यह जंगल हमें चेतावनी दे रहा है। इसका गुस्सा बढ़ रहा है, दादी ने कहा। तो अब क्या करें? समीर ने पूछा। हमें उस जगह तक पहुंचना होगा जहां जंगल अपनी ऊर्जा समेटे हुए है। तभी हम विनय को बचा पाएंगे, दादी ने कहा। विनय अब भी आईने के सामने खड़ा था। उसकी परछाई उसकी ओर देख रही थी और उसकी आंखों में गहराई से एक अजीब तरह का सन्नाटा था। तुम्हें चुनना होगा विनय। विनय ने गहरी सांस ली। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं अपनी पहचान छोड़ दूंगा तो मैं क्या बनूंगा? क्या यह मेरी मौत होगी या मेरी नई शुरुआत? आईने की सतह अचानक हिलने लगी। उसमें से काले धुएं का एक बादल निकला और विनय के चारों ओर घूमने लगा। यह तुम्हारा आखिरी मौका है, परछाई ने कहा। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल की कैद में रहेगी। विनय ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह कांपते हुए बोला, मैं अपनी पहचान नहीं छोड़ सकता। मैं वही रहूंगा जो मैं हूं, चाहे जो भी हो जाए। जैसे ही उसने यह कहा, आईने में उसकी परछाई हंसने लगी। तुमने अपने भाग्य को सील कर दिया है। अब देखो यह जंगल तुम्हारे साथ क्या करता है। आईना टूटने लगा। उससे काले धुएं के साथ कई परछाइयां निकली। हर परछाई विनय की ओर लपक रही थी। नहीं, मुझे छोड़ दो, विनय चिल्लाया। परछाइयां उसे घेरने लगीं। तभी दूर से दादी की आवाज गूंजी, विनय, घबराना मत, हम आ गए हैं। विनय ने आवाज की ओर देखा। दादी, मैं यहां हूं। लेकिन दादी और उनकी टीम के पास पहुंचने से पहले ही जंगल और क्रूर हो गया। पेड़ों की जड़ें अचानक जमीन से बाहर निकलकर दादी और बाकी लोगों की ओर बढ़ने लगीं। हमें जल्दी करना होगा, दादी ने अपने मंत्र पढ़ते हुए कहा। उन्होंने अपने साथ लाया ताबीज और काले तिल हवा में फेंके। जैसे ही मंत्र का असर हुआ, जंगल की ऊर्जा थोड़ी शांत हुई।
दादी ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से मारी। ओ जंगल के रक्षक, मुझे तुम्हारे नियम पता हैं। हमें विनय को वापस जाने दो। जंगल की चीखें अचानक रुक गईं। विनय को लगा कि समय थम गया है। उसने देखा कि उसकी परछाई अब गायब हो चुकी थी। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। तभी एक भव्य आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह आकृति आधे मानव और आधे वृक्ष की तरह दिख रही थी। तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है, विनय। परीक्षा? यह जंगल हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेता है जो अपनी पहचान के बोझ से दबा हो। तुमने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया और अपने डर का सामना किया। अब तुम्हें एक और चुनाव करना होगा। क्या चुनाव? तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपनी पुरानी जिंदगी में वही गलतियां दोहराई तो यह जंगल तुम्हें हमेशा के लिए वापस खींच लेगा। क्या तुम वादा करते हो कि तुम बदलोगे? विनय ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने परिवार, दोस्तों और उन सबको याद किया जिन्हें उसने अनदेखा किया था। मैं वादा करता हूं, मैं अपने जीवन को बदल दूंगा। आकृति मुस्कुराई और बोली, तो जाओ। विनय ने देखा कि जंगल का अंधकार धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसने अपने आप को एक बार फिर रोशनी में पाया। जब विनय ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को दादी और समीर के पास पाया। विनय, तुम ठीक हो? दादी ने उसे गले लगाते हुए पूछा। हाँ दादी, मैं अब ठीक हूं। मैंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। गांव में लौटने के बाद विनय ने सब कुछ बदल दिया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और जंगल की यादें उसे हमेशा यह सिखाती रहीं कि अपनी सच्चाई से भागना कभी समाधान नहीं होता। गांव लौटने के बाद विनय ने महसूस किया कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। गांव की गलियां अब सूनी थीं। लोगों के चेहरों पर खामोशी का साया था और हर कोई विनय को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई बड़ा अपराध किया हो। दादी, यह सब क्या है? ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विनय ने चिंता से पूछा। दादी ने गंभीरता से कहा, जंगल तुम्हें तो छोड़ने को तैयार हो गया, पर वह अब भी गुस्से में है। जंगल तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती। आखिरी इच्छा? वह क्या है? दादी ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, जंगल बलिदान चाहता है और यह बलिदान हमें ही देना होगा। लेकिन यह कैसा बलिदान? विनय ने व्याकुलता से पूछा। दादी ने कहा, जंगल ने तुम्हें जाने दिया, लेकिन उसने अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए यह शर्त रखी है कि कोई एक अपनी आत्मा उसकी गहराई में छोड़ दे। यही जंगल का नियम है। गांव के बुजुर्गों ने इकट्ठा होकर चर्चा शुरू की। हर कोई भयभीत था। कोई भी अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं था। हम सबको बचाने के लिए कोई न कोई तो यह जिम्मेदारी लेगा, दादी ने कहा। विनय ने उनकी बात सुनी और गहरी सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि अगर वह वापस जंगल में नहीं गया तो पूरा गांव उसकी वजह से खतरे में पड़ जाएगा। मैं जाऊंगा, विनय ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं विनय, दादी ने रोका। तुमने पहले ही अपनी परीक्षा दी है। यह तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो क्या होगा? यह जंगल हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यह गांव मुझ पर भरोसा करता है। मुझे यह करना होगा। विनय ने साहस बटोरते हुए जंगल की ओर कदम बढ़ाया। इस बार जंगल अलग महसूस हो रहा था। पहले की तरह डरावना नहीं, लेकिन गहराई में कहीं एक अजीब सा आकर्षण था। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर उसे वही दरवाजा दिखा जहां उसकी परीक्षा हुई थी। दरवाजे के पास वही बच्ची खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी।
तुम वापस आ गए? बच्ची ने पूछा। हाँ, विनय ने कहा, मैं यहाँ अपना बलिदान देने आया हूँ। बच्ची ने सिर झुकाकर कहा, जंगल तुम्हारे इस निर्णय का स्वागत करता है, लेकिन याद रखना, बलिदान देने का मतलब हमेशा अपनी जान देना नहीं होता। तो फिर मुझे क्या करना होगा? बच्ची ने इशारा किया और जंगल की जमीन हिलने लगी। एक विशाल वृक्ष प्रकट हुआ जिसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं। वृक्ष ने गहरी गरजती हुई आवाज में कहा, विनय, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हारा क्रोध शांत करने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान देने का निर्णय लिया है। वृक्ष ने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया, तुम्हारा साहस प्रशंसा योग्य है, लेकिन जंगल तुम्हारी आत्मा से ज्यादा तुम्हारे संकल्प को चाहता है। अगर तुम सच्चाई और सद्गुण के साथ अपना जीवन व्यतीत करने का वादा करो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। विनय ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी किसी से अन्याय नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार, गांव और प्रकृति के प्रति सच्चा रहूंगा। वृक्ष ने अपनी शाखाओं को धीरे धीरे उठाकर आकाश की ओर फैलाया। तुम्हारा वादा जंगल ने स्वीकार किया। जाओ और अपने जीवन को इस वादे के अनुसार जियो। जंगल का अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। विनय ने महसूस किया कि अब जंगल में वही शांति लौट आई थी जो उसने पहले कभी महसूस की थी। विनय जब गांव पहुंचा तो हर कोई उसे देखकर राहत की सांस लेने लगा। दादी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने सही निर्णय लिया बेटा। तुमने न केवल अपने आप को बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। गांव में अब पहले जैसी खुशियां लौट आईं। विनय ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल ली। वह अपने परिवार, दोस्तों और गांव के लोगों के साथ समय बिताने लगा और हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहता। जंगल ने भी फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह हमेशा शांत और संतुलित रहा, मानो विनय के वादे ने उसकी आत्मा को संतुष्ट कर दिया हो। जंगल ने विनय को यह सिखाया कि डर से भागना समाधान नहीं है। अपने डर का सामना करना और सच्चाई के साथ जीना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।